नमस्कार। शब्द विन्यास 666 में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुश्री उषा प्रेमवदा जी द्वारा रचित उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें का 7वां भाग सुनेंगे। तो सुनना प्रारंभ करें। मीनाक्षी का पत्र सुषमा को बहुत उद्विग्न कर गया। वह देर तक पत्र हाथ में लिए बैठी रही। प्रतिमा ने उसे बहुत विचारमग्न देखकर पूछा, जीजी किसकी चिट्ठी है? मेरी एक सहेली है, उसकी शादी कलकत्ता के एक बिजनेसमैन से तय हो गई है। प्रतिमा की आंखें गोल हो आईं। तब तो वह बड़े अमीर होंगे। शायद, कहते हुए सुषमा ने चिट्ठी तकिया के नीचे रख दी। मीनाक्षी कभी लंबी चिट्ठी नहीं लिखती थी, पर इस बार उसने अपने मन की गांठें खोल दी थी। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ कि दिनेश जी का और मेरा संसार बिल्कुल भिन्न है। उनसे विवाह कर मैं एक नई अपरिचित दुनिया में प्रवेश करूँगी। वह हमेशा कॉकटेल पार्टी, डिनर एंड डांस तथा ब्रिज की बातें करते हैं। कौन सी कार की बॉडी और किसका इंजन। मैं अगर उसमें जापाल सात्री की बात छोड़ दूं, वह कितने चकित होंगे। पर सच बात यह है सुषमा कि मैं अपने इस जीवन से बुरी तरह ऊब गई हूँ। लेक्चर्स और ट्यूटोरियल में बंधी हमारी संकुचित जिंदगी, छोटे छोटे झगड़े, परनिंदा, यह मेरा ध्येय न था। शायद तुम मुझे पलायनवादी कहो, पर जब एक द्वार मेरे सामने खुल रहा है तो मैं उससे क्यों ना निकल भागूं। जिसके चारों ओर द्वार बंद हो वह क्या करे? उसी कारागार में रहता रहे, सीखचों से आती धूप और मध्यम प्रकाश के बल पर सांसें लेता रहे। तो अब वहाँ मीनाक्षी भी न रहेगी। सुषमा सोच उठी। मीनाक्षी अपने सहज स्वभाव के कारण सुषमा के मन के निकट आ गई थी। वह भी सुषमा को चाहने लगी थी और प्रायः सुषमा के कारण औरों से झगड़ भी पड़ती थी। पर उसने मीनाक्षी के भविष्य का विचार कर उसके लिए सुखी होना चाहा। संजय ने कमरे में आकर कहा, जीजी तुम हर वक्त खाली बैठी बैठी क्या सोचा करती हो? मेरा स्वेटर ही बुना करो। मुझे पता है वह अधूरा रह जाएगा। सुषमा ने सायास हंसते हुए कहा, तो इतना बिगड़ता क्यों है? वहाँ से पूरा करके भेज दूंगी। बड़ी आलसी हो गई हो, कुछ भी नहीं होता। आकाश के उस टुकड़े में ऐसा क्या दिखता है जो हर वक्त उधर ही ताका करती हो? सुषमा मुस्कुरा दी। फिर प्रतिमा उसके पास सरक आई। जीजी क्या मैं डॉक्टर बन सकूंगी? उसका उजला तरुण मुख उसकी सारी आशंकाएं प्रतिबिंबित कर उठा। क्यों नहीं प्रतिमा, उतने बरस लगते हैं, फिर सब कहते हैं कि बड़ा खर्च होता है। तुझे खर्च की चिंता क्यों पड़ गई? सुषमा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। अम्मा हर वक्त रोना रोया करती हैं। नीरू की शादी, हम सबकी पढ़ाइयाँ। कहती हैं कि डॉक्टर बनकर क्या करेगी नीरू के बाद। प्रतिमा चुप हो गई। सुषमा प्रतिमा को देखने लगी। यह छोटी सी बहन इतनी बड़ी हो गई है कि शादी की बात से शर्माने लगी है। प्रतिमा के मुख पर अभी भी बचपन की छाप थी, पर मानसिक रूप से वह बहुत प्रौढ़ हो गई थी। आज की जिंदगी कितना कुछ सिखा देती है, सुषमा ने सोचा। संजय ने उछल कर कहा, और अम्मा कहती है कि वह अरविंद है ना, नारायण दादा का छोटा भाई, उससे प्रतिमा की शादी कर देंगे। हट, तू बीच में क्यों बोलता है?
प्रतिमा ने बड़े बड़प्पन से संजय को झिड़का। जीजी जीजी, जब इनका प्रैक्टिकल खराब हो गया तो लगी रोने। अरविंद ने बहुत समझाया, तब चुपी। सुषमा के होंठ टेढ़े हो गए। एक स्वप्न का जन्म और उसकी मृत्यु, क्या प्रतिमा के साथ उसी इतिहास की पुनरावृत्ति होगी? फिर उसने स्वर में बड़ा प्यार भरकर कहा, अम्मा की बात न सुना कर, अभी 1 साल और है, फिर जहाँ भी कहेगी वहाँ पढ़ने का इंतज़ाम हो जाएगा। जीजी, मेरा स्वेटर, संजय ने याद दिलाई। वह भी हो जाएगा। उस दिन के बाद सुषमा ने अपने को विविध कार्यों में उलझा लिया। संजय का स्वेटर बुनने लगी, निरुपमा को कुशन कवर्स के नए कढ़ाई के डिज़ाइन बताए। वह कभी कभी रसोई में भी चली जाती और अम्मा का हाथ बटाती। अम्मा को इन दिनों सुषमा पर बड़ा दुलार आ रहा था। तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाया करती। खाने के बाद रात को सुषमा पिताजी को पान लगा कर देती और उनके पास बैठकर उन्हें कॉलेज की बातें बताया करती। उसे लगता कि उसके हारे थके पिता के मुख की रेखाएं कम हो जाती हैं, जैसे उन्हें बड़ा चैन हो कि उनकी चिंताओं का साझेदार कोई और भी है। पर इतनी व्यस्तता में भी वह कभी अनमनी गुमसुम हो जाती। छुट्टी के दिन जैसे पंख लगाकर उड़े जा रहे थे। जब वह वापस चली तो पिता को उसके हाथ के लगे पान न मिलने का दुख था। संजय उदास हो उठा। प्रतिमा रोई। सुषमा का दिल स्वयं भर आया। लौटते हुए ट्रेन जब यमुना ब्रिज पर से गुजरकर दिल्ली स्टेशन की ओर बढ़ी तो वह पलकें झपकाती शहर की सहस्त्रों बिजलियों को देखने लगी। उसे लगा कि अब वह अपने घर आ गई है। वह डिब्बे से उतरकर अपना सामान कुली पर रखवाकर चलने वाली थी कि कुछ दूर पर एक खंभे के पास चुपचाप खड़े नील पर उसकी दृष्टि पड़ी। वह अचकचा कर रुक गई। नील धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, नमस्कार, पहचान लिया आपने? सुषमा को दिन भर के सफ़र के बाद की अपनी मटमैली साड़ी, बिखरे बालों और अपने मुंह पर कोयलों की परतों का ख्याल आ रहा था। नील बिल्कुल सफ़ेद कमीज और पतलून पहने हुए था। किसी को लेने आए थे? उसने पूछा। हाँ, नील उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी इस तरह सीधा देखने की आदत से सुषमा को बहुत घबराहट होती थी। फिर वो आए कि नहीं? आए, नील ने कहा। उसके शब्दों में कहीं कोई दुराव न था। उसकी आंखें साफ साफ सुषमा से कुछ कह रही थीं। पर उस मूक अनुनय की अवज्ञा कर सुषमा ने कहा, अच्छा तो नमस्ते। सुषमा नील को छोड़कर आगे बढ़ गई। कुली ने सामान ले जाकर टैक्सी पर रख दिया। वह सामान रखवाकर मुड़ी कि पीछे से नील ने हठी बच्चे की तरह कहा, मैं भी चलूँगा। वह चौंकी। आप कहाँ से आ गए? पीछे पीछे तो आ रहा था, एक बार भी मुड़कर आपने नहीं देखा। मैं कह देता हूँ, चाहे नाराज़ हो, मैं भी चलूँगा। वहाँ तक चलेंगे फिर लौट कर आएंगे? सुषमा ने पूछा। हाँ, इतनी रात को मैं 7-8 मील अकेले नहीं जाने दूंगा। हमेशा ही तो जाती हूँ, सुषमा मंद स्वर में बोली। नील के हठ के समक्ष वह अवश होने लगी। वह नील को ताकने लगी। पर मैं आज नहीं जाने दूंगा। सुषमा के पर्स खोलने से पहले नील ने ही कुली को पैसे देकर निपटा दिया। उसने टैक्सी का दरवाज़ा खोला और सुषमा चुपचाप एक कोने में बैठ गई। जब तक टैक्सी
चांदनी चौक और दरियागंज की भीड़ भरी सड़कों से गुजरती रही, नील शीशे से बाहर देखता रहा। जैसे ही वह मथुरा रोड की अपेक्षाकृत अंधेरी और सुनसान सड़क पर आई, नील उसके पास सरक आया। इसीलिए आने की जिद कर रहे थे? सुषमा का स्वर टूट गया। हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत खराब, कुछ भी समझिए, पर मुझे दूर मत रखिए। सुषमा ने धीरे से कहा। टैक्सी ड्राइवर क्या सोचेगा? ही कैन गो टू हेल। मुझे उसकी परवाह नहीं है। आप नहीं जानती मैं कितना हठीला और जिद्दी हूँ। जो कुछ चाहता हूँ चीख पुकार शोर मचाकर पा ही जाता हूँ। मैं ना चाहूँ तब भी। आप क्यों अपने को भुलावे में डालती हैं? मैं जानता हूँ कि आप चाहती हैं। अगर नहीं चाहती हैं तो क्यों मेरी ज्यादतियाँ बर्दाश्त करती जाती हैं? माना कि आप बहुत करुणामयी हैं, मैं तो इतना स्वार्थी हो गया हूँ कि प्यार नहीं तो करुणा ही सही, जो भी मिले। बताइए, क्यों मुझे दुत्कारती रहती हैं? छोड़िए तो मुझे। सुषमा ने हठ किया। नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी बात का जवाब नहीं देंगी। यह सब ठीक नहीं, मेरा मन स्वीकार नहीं करता। सुषमा ने बहुत धीरे से कहा और नील के पाश से मुक्त हो वह कुछ दूर खिसक गई। नील का आधा चेहरा अंधकार में था। जब टैक्सी किसी लैंप पोस्ट के नीचे से गुजरती तो उसकी आंखों में प्रकाश प्रतिबिंबित होने लगता। सुषमा जैसे अथाह सागर में डूबने लगी थी। उसकी सांसें टूट टूट जाती। उसकी कांपती उंगलियां अपनी साड़ी के मुड़े किनारे को ठीक कर रही थी। कभी ठंडी हवा आ जाती और उसकी खुली बाहों पर रोएं उठ जाते। टैक्सी के कॉलेज पहुंचने तक दोनों इसी तरह बैठे रहे। सुषमा के आने का चौकीदार को पता था। उसने घर साफ कर दिया था। उसकी बीवी खाना भी बनाकर रख गई थी। भौरी अगले दिन आने वाली थी। चौकीदार ने सामान उतारा। तब तक सुषमा ने अंदर जाकर बाकी बंद दरवाजे खोले। चौकीदार के सामान लाने पर उसने टैक्सी के लिए रुपए दिए तो उसने कहा, पैसे तो साहब ने दे दिए हैं। और वह खिड़कियां खोलने लगा। चारों ओर अभी सन्नाटा था। हॉस्टल में अभी कोई लड़की नहीं आई थी। चौकीदार ने सुषमा का बिस्तर लगाकर कहा, अब मैं जाऊं? कोई काम तो नहीं है? हाँ, तुम जाओ शिव सिंह। चौकीदार नील को सलाम कर चला गया। सुषमा ने पूछा, खाना खा लिया या नहीं? नहीं, ट्रेन आती तो 9:30 पर थी, पर मैं 8:30 पर ही वहाँ पहुँच गया था। अच्छा तो रुकिएगा, मैं अभी कुछ देर में आई। खाना खाकर ही जाइएगा। सुषमा अलमारी से कपड़े निकालकर नहाने चली गई। नील सोफे पर बैठा रहा। साबुन से झाग रगड़ती हुई वह कुछ विचित्र उलझन में फंसी रही। नील को बिल्कुल ही निकाल देने का साहस उसमें नहीं था। परिचित उसके और भी थे, पर नील कुछ ढिठाई के बावजूद मन का प्रिय बन चुका था। साथ ही नील की उमड़ती नदी की तरह की भावनाओं का सामना करने का बल भी उसमें नहीं था। कपड़े पहन और बाल संवारकर वह कमरे में आई। मैं खाना लगाने जा रही हूँ, उसने नील से कहा। अंदर के बरामदे में खाने की मेज लगी हुई थी। प्लेटें और चम्मच साफ धुले रखे थे। सुषमा ने धुला मेजपोश बिछाया, बर्तन लगा दिए और फिर नील को बुलाया। बरामदे के आगे चारों ओर घिरा आंगन था। वहीं सुषमा की चारपाई बिछी हुई थी। शरद पूर्णिमा को 2 दिन बाकी थे और चारों ओर उज्जवल चांदनी बरस रही थी।
नील की दृष्टि चारों ओर घूमकर फिर सुषमा पर टिक गई। वह सफ़ेद साड़ी और गहरी नीली खादी का ब्लाउज पहनी थी, गले में लंबी सी चेन। उसके चेहरे पर कोई प्रसाधन न था, माथे पर बिंदी तक नहीं। उसका थका सा चेहरा बड़ा कोमल और अनछुआ सा लग रहा था। खाइए ना, सुषमा ने चुप बैठे नील से कहा और खाद्य पदार्थों से भरी प्लेटें उसकी ओर खिसका दी। उससे स्वयं कुछ खाया न जा रहा था। उसे अपने दिल की धड़कन कनपटियों पर चोटें करती प्रतीत हुई। खुले बरामदे में रह रहकर ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। सुषमा ने आंचल अच्छी तरह लपेट लिया। सामने बैठे नील की उपस्थिति से अटपटा लग रहा था। खाना खाकर सुषमा एक तश्तरी में सौंफ और इलायची ले आई। पिताजी को पता नहीं पान मिला भी होगा या नहीं, यह सोचकर वह उदासी हो गई। उन स्नेही परिजनों से विलग हो वह अपने को बेसहारा पाने लगी। पुराना सा मकान, मैली दीवारें, घिरा आंगन, पर वही उसका घर था, वही उसके आत्मीय। अपनी वह कॉटेज उसे कारागार सी प्रतीत होने लगी, जहाँ सुख सुविधा के बावजूद सहज स्नेह की उष्णता न थी। अब मैं जाऊं? नील ने पूछा। वह नील के शब्दों से चौंक गई। इस लघु पल में वह नील को भूल गई थी। नील जाए, इसके ख्याल से ही उसे लगा कि वह अचानक ही बहुत अकेली हो गई है। बड़े बड़े दैत्यों सी दो इमारतें उसे निगलने को आतुर हैं। कल हॉस्टल के कमरे खुलेंगे, प्रकाश होगा, हंसी और संगीत गूंजेगा, पर इस समय वहाँ कब्रिस्तान का सा सन्नाटा था। जाऊं? नील ने फिर पूछा। क्यों बार बार पूछ रहे हैं? जाना तो है ही, सुषमा ने हल्के से कहा। खाने की मेज पर रखे चम्मच से प्लेट को खनखनाते हुए नील ने कहा, ऐसा जरूरी भी नहीं है। क्या? सुषमा ने अचकचा कर पूछा, पर पहले की तरह इस कल्पना मात्र से उसका शरीर झंझना उठा। चांदनी में भीगते बिस्तर की ओर से चौंकी दृष्टि हटाकर उसने नील को देखा। नील उसकी ओर स्थिर धीर नेत्रों से देखता रहा। तो उसने पूछा, कैसी बातें करते हैं? सुषमा ने नील की ओर से पीठ फेरकर अलमारी बंद करते हुए पूछा। नील उसके पास आ गया और पीछे से उसके कंधे पकड़ता हुआ बोला, सच? एक लघु पल में सुषमा के आगे अनेक चित्र बने और बिगड़ गए। सुषमा को लगा कि उसे अलमारी के आगे खड़े खड़े एक युग बीत गया है। अब तक पढ़ी अनेक किताबों के पृष्ठ उसके आगे फड़फड़ा उठे, शब्द बोलने लगे, पर यह जीवन का स्पंदित क्षण था, अतीत और भविष्य के बीच का सेतु। उसे अपना शरीर फूल सा हल्का लगने लगा और उस पर मधुर अलसता सी छाने लगी। साथ ही उसमें भय मिश्रित उत्कंठा भी जाग गई थी। बताइए, नील ने उसे हिलाया। अलमारी बंद कर सुषमा मुड़ी और उससे पीठ लगाकर खड़ी हो गई। उसकी लंबी पलकें आंखों पर छलक आई और कांपते होठों के कोनों में विश्व भर की लाज सिमट आई। बस आज यहीं तक। शेष उपन्यास हम अगले अंक में सुनेंगे। अगर ये प्रस्तुति आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में जगह दें और अच्छे सुझाव हमें दे सकते हैं। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।